नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स। इस क्लास में हम चर्चा कर रहे थे बहुलक की। हमने बहुलक गणना देखी व्यक्तिगत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में। आज हम चर्चा करेंगे सतत या अविच्छिन्न श्रेणी में बहुलक की गणना कैसे की जाती है। तो सतत अथवा अविच्छिन्न श्रेणी में सर्वप्रथम निरीक्षण द्वारा अथवा समीकरण विधि से बहुलक वर्ग ज्ञात किया जाता है। इसके बाद निम्न सूत्र की सहायता से बहुलक ज्ञात किया जाता है। तो दो सूत्र दिए हुए हैं। z बराबर L1 प्लस D1 बटा D1 प्लस D2 गुणा I, या फिर z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो ये जो दो हैं वो एक ही रूप में है। या D1 का वैल्यू F1 माइनस F0 है और D2 का वैल्यू F1 माइनस F2 है। तो वैकल्पिक सूत्र भी है। यदि उपयुक्त सूत्र से बहुलक मूल्य बहुलक वर्ग की सीमाओं से बाहर हो जाता है तो उस परिस्थिति में दूसरे सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करते हैं जो कि z बराबर L1 प्लस F2 बट्टे F0 इंटू आई होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं जबकि हमारा पहले वाले सूत्र से बहुलक वर्ग से बाहर जा रहा हो। और इन सूत्रों में जो सिंबल यूज करे गए उनका मतलब आप देख लेते हैं। L1 बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, D1 बराबर बहुलक वर्ग और उससे पूर्ववर्ती वर्ग की बारंबारता के बीच अंतर अथवा F1 माइनस F0, और D2 जो है बहुलक वर्ग उससे अगले वर्ग की बारंबारता के बीच अंतर अथवा F2 माइनस F1। I बराबर वर्ग अंतराल है, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता है, F2 बहुलक वर्ग से अगले वाले वर्ग की बारंबारता है। Z यहाँ बहुलक को दर्शा रहा है। अब हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे बहुलक ज्ञात करते समय। वो है कि श्रृंखला के वर्ग अंतराल समान होने चाहिए, नहीं है तो बनाना है। और इसके अलावा यदि वो समान नहीं है तो उन्हें समान करना है। इसके साथ ही श्रेणी अपवर्जी होनी चाहिए, इंक्लूसिव नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो सीरीज है उसका पहले वाले का लास्ट और दूसरे वाले का पहला अंक समान होना चाहिए। इसी तरह यदि मिड वैल्यू दिए हुए हों, मध्य बिंदु दिए हुए हों, तो वर्ग अंतरालों में उसको कन्वर्ट करके और फिर हमें बहुलक की कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। इसके बाद अब एग्जाम्पल देखते हैं टेबल के अंदर। तो प्राप्तांक दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। और विद्यार्थियों की संख्या फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 5, 8, 15, 12 और 6, 3। तो इसमें हमारा जो वर्ग अंतराल है वो सही है और इस तरीके से समान है सब में, और सब में ये इंक्लूसिव नहीं है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा आवर्ती 15 वाली है, उसके आसपास वालों में किसी में भी ज़्यादा नहीं है। तो 30 से 40 बहुलक वर्ग हो गया। F1 हमारा हो गया 15, 12 और F0 हो गया 8। अब हम टेबल में देख लेंगे आवर्ती वर्ग 30, 40 है और इसमें L1 हो गया हमारा 30 निम्न सीमा। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। इंटरवल हमारा 40 से 30 का 10 का है। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। L1 की जगह 30, F1 की जगह 15, F0 की जगह 8 और नीचे 2 गुणा 15 माइनस 8 माइनस 12। तो इसको गुणा में 10 आई। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। 30 प्लस 15 माइनस 8 करेंगे 7 गुणा में 10 बटे में 15 दूना 30 माइनस 12 8 20, तो 10 बच गए। अब हम देखेंगे 70 बटे 10, तो 7 और 30 और 7 37 जेड आ गया। दूसरी विधि का सूत्र भी हम यहाँ लगा सकते हैं L1 प्लस D1 बटे D1 प्लस D2 इंटू आई। तो वही बात है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। 30 प्लस 7, 7 प्लस 3 और 10, वही 30 और 7 37 उत्तर आ रहा है। तो इसमें दोनों सूत्रों से समान उत्तर आएगा। अब हम एक थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें से अधिक वाली बारंबारता दी हुई, यानी कि मजदूरी से अधिक और श्रमिकों की संख्या। तो 30 से अधिक वाले 519, 40 से अधिक वाले 469, 50 से अधिक वाले 398, 60 से अधिक वाले 208, 70 से अधिक वाले 104, 80 से अधिक वाले 44 और 90 से अधिक वाले 6 हैं। तो ये रुपए में मजदूरी दी हुई है और नीचे श्रमिकों की संख्या। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता वितरण को साधारण आवर्ती में बदलना है और उसके बाद में निरीक्षण से बहुलक का निर्धारण करना है, बहुलक वर्ग का। तो देखेंगे 30 से 40 वाले लोग, यानी कि 519 में से 469 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50। इसी तरीके 40 से 50 के लिए 469 में से 398 माइनस करते जाएंगे। इसी तरीके से माइनस कर करके और अगले अगले वर्ग की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो 50, 71, 190, 104, 60, 38 और 6 आ गई है श्रमिकों की संख्या वाली में। देखें आप नीचे टेबल में। और इधर तो सबसे अधिक आवर्ती 190 आ रही है, तो वो F1 हो जाएगी, उससे ऊपर वाली F0 और उससे नीचे वाली 104 F2 हो जाएगी। और F1 के सामने वाला वर्ग बहुलक वर्ग हो गया 50, 60 वाला, तो L1 हो जाएगा 50। तो यहाँ से हमारे पास सारा डेटा आ गया है। अंतर कितना है 50 से 60 में 10 का, तो आई का मतलब भी आ गया। तो अब हम यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला है Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। वैल्यूज़ पुट कर दी। 50, 190 माइनस 71, 2 गुणा 190 बटे में माइनस 71,
-104 और गुणा में 10। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन तो 50 प्लस 5.8 आ रहा है तो 55.8 हो जाएगा। हमारा जेड वैल्यू कितना आ गया है? 55.8। तो ये आपका बहुलक हो गया। तो इसमें बस ध्यान ये रखना है कि से अधिक वाले या से कम वाली जो बारंबारता दी हुई होती है उसको पहले सिंपल इंटरवल वाली बारंबारता में कन्वर्ट करना है माइनस कर करके। उसके बाद में आगे की प्रक्रिया पिछले सवाल की तरह ही रहेगी। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो समावेशी श्रेणी वाला है। तो पहले इसको अपवर्जी में बदलना पड़ेगा। जैसे आप देखें टेबल पहले वाली ऊपर ऊपर वर्गांतर और आवर्ती में 10 से 19 में 10, 20 से 29 में 12, 30 से 39 में 18, 40 से 49 में 30, 50 से 59 में 16 और 60 से 69 में 6 और 70 से 79 में 8। तो यहाँ आप देख रहे हैं 10 से 19 वाले का लास्ट 19 है और अगले वाले का 20 है, तो दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब समावेशी श्रेणी है। पहले इसको अपवर्जी में बदला जाएगा, उसके बाद में बहुलक की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी। तो अपवर्जी में बदलेंगे तो 10 से 19 को करेंगे तो 9.5 और 19.5, यानी कि 19 और 20 को जोड़कर उसमें 2 का भाग देंगे तो वो कितना आएगा? 19.5। और हर बार ऐसे ही करते जाएंगे आगे आगे। और श्रेणी की आवर्ती ऐसे कैसे रहेगी सामने? मैक्सिमम आवर्ती हमारे 30 है, तो 30 के सामने वाला वर्ग आ रहा है नया बना हुआ 39.5 और 49.5 वाला। तो F0 हमारा हो जाएगा उससे ऊपर वाला 18 और F2 से नीचे वाला 16 और L1 हो जाएगा 39.5। बस यहाँ तक की प्रक्रिया डिफरेंट है, बाकी आगे का पूरा प्रक्रिया समान रहेगी। फॉर्मूला हमारे पास है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो इसमें अब वैल्यूज़ पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। L1 आपका 39.5 आ गया है, F1 आपका 30 आ गया है, F0 18 है, F2 16 है और आई का वैल्यू 39.5 माइनस 49.5 का अंतर है 10। तो इसको वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के बाद आपका जो जेड वैल्यू आ रहा है 44.12 आ रहा है। तो ये केवल कैलकुलेशन है। यहाँ जो मेन चार चीज़ ध्यान रखना है, पहले समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदला जाना है, उसके बाद ही आपको बहुलक गणना की आगे की प्रक्रिया फॉलो करनी है। अब हम बात कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल की, जिसके अंदर वर्गंतराल दिया हुआ है, आवर्ती दी हुई है और उसमें बहुलक पूछ रहा है। तो वर्गंतराल वाले में अपने को पता है कि भाई इसमें फॉर्मूला लगता है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए पहले हमें बहुलक होनी चाहिए। तो बहुलक वर्ग के लिए सबसे अधिक आवर्ती वाले वर्गों को देखते हैं। तो आवर्ती यहाँ देखेंगे तो 13 2 में है और 1 में 12 है और 1 में 10 है। तो इस तरीके से अब हमारे सामने दो समस्याएं हो गई है कि भाई इसमें 13 वाले दो वर्ग हैं, तो बहुलक वर्ग किसको माना जाए। इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? समूहीकरण विधि से पहले बहुलक वर्ग डिसाइड करना पड़ेगा और उसके बाद में हम बहुलक का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ हमें वही समूहीकरण और विश्लेषण सारणी बना के और उसका प्रक्रिया हमने पिछले जो सवालों में की है उसी तरीके से करना होगा कि पहले वर्ग अंतराल लिख लिया, उसके बाद में पहला कॉलम जो ओरिजिनल आवर्ती है, उसके बाद दूसरे कॉलम में दो दो आवर्तियों का जोड़ लिखेंगे उनके बीच में, और फिर तीसरे कॉलम में पहली आवर्ती को छोड़ करके फिर दो दो आवर्तियों का जोड़ लिखेंगे, और चौथे कॉलम में फिर तीन तीन आवर्तियों का जोड़ करेंगे, और पांचवें कॉलम में ऊपर वाली एक को छोड़ करके तीन तीन आवर्तियों का जोड़ करेंगे, और छठवें कॉलम में ऊपर वाली दो कर छड़ के और तीन तीन का जोड़ करेंगे और उनके बीच वाली के सामने उनका योग लिखते जाएंगे। इसके अलावा इसके पश्चात हम देखेंगे कि प्रत्येक कॉलम में 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम में सर्वाधिक आवर्ती वाले जो वर्ग है उनके सामने उनको हाईलाइट करेंगे। जैसे पहले वाले में 13 13 को क्या है, दूसरे वाले में 25 को, तीसरे वाले में 23 को, और चौथे वाले में 35, पाँचवें वाले में 34 और छठे वाले में 36 को। तो ये जिन जिन आवर्तियों के योग से मिल के बने हैं उन आवर्तियों को जो विश्लेषण सारणी है उसके अंदर एक एक सही का निशान देते जाएंगे। तो हम नीचे टेबल में देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे ये जुड़ के आ रही है, तो पहले वाले लाइन में आप देखेंगे 13 13 जो किसके सामने है, 60 70 वाले में है और एक 80 90 वाले में है। तो दोनों को एक एक सही का निशान लगा दिया, 60 70 वाले में भी और 80 90 वाले में भी। दूसरे कॉलम में जो है 25 वाला है, तो ये 80 90 और 90 100 वाले दोनों का योग है, तो 80 90 और 90 100 वाले में सही का निशान लगाया। इसी तरीके से तीसरे कॉलम में 23 सबसे बड़ा है, तो 23 किसके योग से है, 70 80 और 80 90। तो इन दोनों को 70 80 और 80 90 को एक एक सही सही का निशान दिया तीसरे खाने में।
इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और फिर जब सही के निशान आएंगे हर वर्ग के लिए उनका जोड़ करेंगे। तो 60-70 वाले में 2 आया है, नीचे वाली लाइन में देखें आप योग वाली में। 70-80 के लिए 3 आया है, 80-90 के लिए 6 आया है, 90 और 100 के लिए 3 आया है और 100 और 110 के लिए 1 आया है। तो सबसे अधिक आया है 6 किसके लिए, 80 और 90 वाले के। इसका मतलब बहुलक वर्ग वाला 80-90 वाला है। तो अब आपके पास बहुलक वर्ग आ गया 80-90। तो जो इसकी 13 आवृत्ति है वो हो जाएगी F1, और 70-80 वाले की 10 हो जाएगी F0, और 90-100 वाले की 12 हो जाएगी F1। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे जैसा पहले हम करते थे। तो Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। इसमें फॉर्मूला में प्रिंट होना रह गया है आई, तो वो भी आपको लगाना है। तो यहाँ L1 हमने 80-90 वाला था तो 80 आ गया, F1 13 था माइनस के 10 F0 बटे में 2F यानी कि 2 गुणा F1 का 13 और माइनस का F0 का 10 माइनस F2 का 12 और गुणा में आई का मतलब 10, 80 से 90 का अंतराल। तो अब इसको कैलकुलेशन को आगे फॉरवर्ड करेंगे तो हमारे पास 87.5 हमारा मोड आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। अब एक सामान्य सूत्र है कि बहुलक की समांतर माध्य और माध्यिका दी हुई होने पर कैसे गणना की जाती है। तो सममितीय या सिमेट्रिकल जो श्रेणी होगी उसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों आपस में बराबर होते हैं। लेकिन एसिमेट्रिक या असममितीय श्रेणी में ये अलग अलग होते हैं, और ऐसी श्रेणी में यदि समांतर माध्य और माध्यिका दिए हुए हों तो बहुलक निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र आपके सामने है, Z बराबर 3m माइनस 2x बार, यानी कि बहुलक बराबर 3 माध्यिकाएँ माइनस 2 माध्य। तो उदाहरण देख लेते हैं, किसी श्रेणी का समांतर माध्य 8.5 और माध्यिका 8 हो तो बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक के लिए वही सूत्र लगाएंगे, Z बराबर 3m माइनस 2x बार। तो m हमारे पास 8 है और x बार बराबर 8.5 है, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे 3 इंटू 8, 8 × 24 और 8.5 गुणा 2 करेंगे तो 17। तो 24 माइनस 17 करेंगे बराबर Z बराबर हमारे पास 7 आ गया। तो इस तरीके से बहुलक ज्ञात किया जा सकता है समांतर माध्य और माध्यिका दिए होने पर इस सूत्र के द्वारा। अब बात कर लेते हैं बिंदु रेखीय विधि से बहुलक की गणना। बिंदु रेखीय रेखा चित्र विधि से श्रेणी को आयत चित्रों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह चित्र का सबसे ऊंचा आयत बहुलक वर्ग को प्रकट करता है। बहुलक वर्ग के आयत को के एक किनारे के बराबर के दूसरे आयत के किनारे से मिलाते हैं, फिर आयत के दूसरे किनारे को बराबर के दूसरे आयत के किनारे से मिलाते हैं। ऐसा करने से दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। जहाँ पर ये रेखाएं काटती हैं वहाँ से एक्स अक्ष पर लंब डाल देते हैं, और ये लंब एक्स अक्ष को जहाँ स्पर्श करता है वही बिंदु बहुलक को व्यक्त करता है। जैसा आप देखो आगे आपको देखेंगे। तो अब एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें रेखा चित्रीय विधि से हम बहुलक ज्ञात कर रहे हैं। तो टेबल हमारे पास ये है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और परिवारों की संख्या है 14, 23, 27, 21 और 15। तो यहाँ हम देख रहे हैं 27 वाले में मिलेगा हमें, 20 से 30 वाले में। तो हर वर्ग के लिए 0 से 10 के लिए 14 की ऊंचाई पे ले लिया, और 10 से 20 वाले के लिए 23, और 20 से 30 वाले के लिए 27 ले लिया। तो अब देखेंगे अब हमें क्या करना है, जैसे 20 से और 30 वाले के बीच में, तो ये 20 से ख़त्म हो रहा है जहाँ, और 30 वाले का आगे वाला सिरा है उसको मिलाएंगे। इसी तरीके से 30 वाले का जो स्टार्टिंग सिरा है उसको 20 वाले के एंड वाले सिरे से, शुरुआत वाले सिरे से मिलाया। तो जहाँ पे ये दोनों रेखाएं काट रही है वो ई बिंदु होगा, और वहाँ से लंब डाला एक्स पर, तो वो आ रहा है निकल के 24। तो ग्राफ पर आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक्स अक्ष पर हमने वे लिया है और वाई अक्ष पर परिवारों की संख्या, और 20 से 30 का वर्ग आयत सबसे ऊंचा है, हमने देखा इसकी आवृत्ति ज़्यादा है तो ये ऊंचा भी रहेगा। तो आयत में दोनों सटे आयतों के विपरीत दिशा में किनारों पर मिलाते हैं, तो उससे ये ई बिंदु पर काट रहे हैं, और ई बिंदु से एक्स पर लंब डालने पर एक्स अक्ष को ₹24 पर काट रहा है, तो हमारा बहुलक 24 हो गया है। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं, यानी कि कई बार सवाल पूछ लिया जाता है जिसमें आपका अंक दे दिया जाता है और बारंबारता के कुछ अक्षर गायब कर दिए जाते हैं, और आपको माध्यिका या दी हुई होती है या नंबर ऑफ आइटम्स दिए होते हैं। जैसे इसमें 100, n बराबर 100 और m बराबर 30 दे रखा है, और ये विवरण दे रखा है, F2 का वैल्यू पूछा आपसे। तो उसको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली पहले जो करते हैं वैसे ही बारंबारताओं का योग निकाला बराबर 100 होता है। इसी तरीके संचयी बारंबारताएँ निकाली और उनको भी निकाल लिया, और उसको फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। तो आपका जो माध्यिका वर्ग होगा n/2 होगा, तो 50 से ऊपर वाला होगा, तो 35 से ऊपर और 65 से नीचे वाला ही होगा, यानी कि ये निकलेगा 30 से 40 में। तो आप यहाँ 30 से 40 वाले में वैल्यू करेंगे फॉर्मूले में पुट, और आपके पास दो समीकरण आ जाएंगे। पहला समीकरण बारंबारताओं के योग से, यानी कि 75 प्लस F1 प्लस F2 जो होगा उनका योग हो जाएगा 100 के बराबर, तो 100 में से 75 माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा F1 F2 का योग। दूसरा समीकरण आपका माध्यिका से निकलेगा, जहाँ पे और दूसरा समीकरण हमारे पास फॉर्मूले से निकल के आया है, जो कि
F1 F2 प्लस 15 बराबर 25 हो गया, तो F2 का वैल्यू यहाँ से 10 आ गया और F1 का 15 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।